अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब सबके। सो आई हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ डेमो लेक्चर ऑन न्यूरो एनाटमी एंड मुझे कहा गया है कि आप लोगों को थोड़ा सा बताना है कि हाउस द टीचर गोना टीच अस, राइट। सो इसलिए मैं फिर डेमो लेक्चर बना रहा हूँ। सो आई चोज द टॉपिक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। सो होप सो यू लाइक इट। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाईजान हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, राइट। कि व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, हमें क्या जरूरत है भाई ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ने की। तो मैं यही कहूँगा कि आपने देखा होगा कि एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है, और वो खड़े खड़े जो है ना धड़ाम करके गिर जाता है, नीचे गिर गया, राइट, अनकॉन्शियस हो गया। या आपने देखा होगा बहुत सारे फालिज के मरीज देखे होंगे, ठीक है, पैरालाइज्ड होते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, बेड रिडन होते हैं, सारी जिंदगी पड़े रहते हैं बेड पे। व्हाई दैट हैपेंस? तो द मेजर फैक्टर इन्वॉल्व इन सच कंडीशंस इज द इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, राइट। क्योंकि आपकी ब्रेन जो है एक सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी भी कोई भी लम्हे उसकी ऑक्सीजन इंटरप्टेड होगी, उसकी ब्लड ही नहीं में आ रहा उसको, तो व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेन? एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, तो जाहिर सी बात है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसके अंदर डैमेज आएंगे। तो अगर 10 सेकंड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 10 सेकंड के लिए अगर जो है ना स्टॉप हो जाए ब्लड सप्लाई ब्रेन की, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसी वक्त गिर जाता है। और अगर 4 मिनट तक नहीं आए, जस्ट 4 मिनट्स ऑक्सीजन, तो एक इरिवर्सिबली डैमेज हो जाते हैं सेल्स। हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन आता नहीं है, तो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। और जब डैमेज आता है तो फिर जाहिर है ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसको फालिज हो सकता है, वो धड़ाम करके गिर सकते हैं, उसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको वट एवर कैन हैपन, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, बिकॉज अगर आपके पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है एंड आपको आपको सस्पेक्शन होती है कि भाई ही इज गोना हैव अ स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक होने वाला है, या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है ब्लड सप्लाई में ब्रेन की, तो आपको पता हो व्हाट आर द कनेक्शंस ऑफ आर्टरीज विद इन द ब्रेन, ब्रेन की आर्टेरियल सप्लाई कैसी है, ताकि यू शुड एक्ट प्रॉम्प्टली, आप बर वक्त जो है ना उसका इलाज कर सको। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज फ्रॉम द टू आर्टरीज, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा गुच्छा है, ये है फलां है, कुछ नहीं है, जस्ट टू आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, दो आर्टरीज हैं। अच्छा जनाबे वाला, दो आर्टरीज ब्रेन को सप्लाई करती हैं, फाइन। ये दो आर्टरीज आती कहाँ से है? ओके, दैट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। सो ये दो आर्टरीज आपकी आती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हार्ट में से एओर्टा निकलता है और एक आर्च बनाता है, ठीक है। तो आपने जाहिर है अपर लिम के आर्टरीज पढ़ी है, लोअर लिम की पढ़ी है, थॉरैक्स की पढ़ी है, आपने जो है हेड एंड नेक की नहीं पढ़ी आर्टरियल सप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्च ऑफ एओर्टा ये जा रहा है, ठीक है, इसमें से जो आर्टरीज ऊपर की तरफ जा रही होती थी, जो जिनको आपने स्किप कर दिया था, यही आर्टरीज ऊपर जाके ब्रेन को सप्लाई कर रही थी। अब वो दो आर्टरीज हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द वर्टिब्रल आर्टरी। अच्छा, तो आर्च ऑफ एओर्टा में से एक्चुअली कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, ठीक है, एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है। अब कैरोटिड का जो मतलब होता है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर दिया है साइंटिस्ट ने हेड एंड नेक के लिए, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से लंग्स के लिए पल्मोनरी है, हार्ट के लिए कोरोनरी है, इसी तरीके से हेड एंड नेक के लिए कैरोटिड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली और ऊपर जाके ये डिवाइड हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड के अंदर और इंटरनल कैरोटिड के अंदर। ऑल दो स्ट्रक्चर्स, हर वो स्ट्रक्चर जो कि आपकी स्कल बोन, ये स्कल है ना, उसके बाहर जितना भी कुछ पड़ा हुआ मवाद, ठीक है, वो सारी सप्लाई होती है वाया द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसलिए इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बिकॉज इट इज सप्लाइंग द स्ट्रक्चर्स विच आर एक्सटर्नल टू द स्कल बोन, स्कल के बाहर पड़े हुए। आपकी स्किन हो गई, स्कैल्प होगी, फेस हो गया, व्हाटसोएवर। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्कल बोन को सप्लाई करती है। अब जाहिर है आपकी स्कल, आपकी खोपड़ी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ब्रेन ही पड़ा हुआ है ना। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपकी सप्लाई करती है ब्रेन को। इसी तरह एज वेल एज वर्टिब्रल आर्टरी है जो कि सब क्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच है, ठीक है, वो भी सप्लाई करती है। अच्छा जी, तो हमने पढ़ लिया कि आर्टरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज ड्यू फ्रॉम द टू आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फाइन, ये तो बात समझ आएगी। अच्छा जनाब, अब ये आर्टरीज घुस गई स्कल में, ये देखे ना, अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अंदर चली गई और ये वर्टिब्रल आर्टरी भी अंदर चली गई, ठीक है। अब अंदर तो चली गई, अब ये सप्लाई कैसे करेगी? हाउ इज इट गोना सप्लाई द ब्रेन? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आपको एक मजेदार कहानी ये होती है, ट्विस्ट यहाँ आता है
कि जब ये आर्टरीज अंदर घुसती हैं तो अंदर जाके ये आपस में मिल जाती हैं, कॉन्जॉइन हो जाती हैं, गले मिल जाती हैं, ठीक है। और इनके जब गले मिलती हैं तो एक जब एनास्टोमोस्टिक कनेक्शन बनता है, जब एनास्टोमोसिस होता है इन दोनों का, वो एनास्टोमोसिस इस तरीके से होता है कि एक सर्कल बना देती हैं गले मिलते हुए। दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। ये दोनों आर्टरीज ऊपर गई, स्कल के अंदर घुस गई, स्कल के अंदर घुसते ही इन्होंने आपस में कंजॉइंट कर दिए, मतलब आपस में एनास्टोमोसिस किया। एनास्टोमोसिस की वजह से एक सर्कल बना देते हैं जिसका नाम देते हैं हम सर्कल ऑफ विलिस, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलस आर्टेरियोसिस, एक आर्टरीज का सर्कल, ठीक है। अच्छा जनाब, ये सर्कल तो बन गया, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, दिस इज द वर्टिब्रल आर्टरी। ये अब ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है, ठीक है, हर साइड की अपनी होगी ना। राइट साइड की भी वर्टिब्रल आर्टरी होगी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। इसी तरह लेफ्ट साइड की भी एक वर्टिब्रल आर्टरी होगी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी ना। तो देखें, ये वर्टिब्रल आर्टरी है किसकी, राइट साइड की, और ये देखें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है राइट साइड की, ठीक है। इसी तरह ये लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी है और ये लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये दोनों आपस में, ये सारी की सारी आर्टरीज घुस गई स्कल में, घुसने के बाद इन्होंने यहाँ पर आगे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये देखें ना, एक सर्कल बन रहा है आर्टरीज का, दिस सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विलिस। अच्छा, इस सर्कल ऑफ विलिस का फंक्शन क्या होता है? हाँ, सर्कल ऑफ विलिस का फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सर्कल में से आर्टरीज शाखें निकलती हैं, मतलब ब्रांचेस निकलती हैं आर्टरीज की, जिन्होंने सप्लाई करना होता है ब्रेन को। फाइन। अब जनाब आप कहेंगे यार इतनी आर्टरीज होंगी, इतना होगा, नथिंग लाइक दैट। बहुत सिंपल है, हमने ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, साइंसदानों ने बहुत इजी काम कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये ब्रेन है आपका, ब्रेन का इंफीरियर व्यू है, आप नीचे से देख रहे हैं पकड़ के ब्रेन को, ठीक है, दिस इज इंफीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द इंटीरियर पोर्शन। उन्होंने कहा दिस इज द मिडल पोर्शन। उन्होंने कहा दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, एंटीरियर, मिडल एंड द पोस्टीरियर वन। सर्कल ऑफ विलिस ये जो बन गया, किस चीज से बना? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज। इस सर्कल में से 3 आर्टरीज निकलती हैं, एक निकलेगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन को, एक निकलेगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन को, और एक निकलेगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन को। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि भाईजान कि सिर्फ यही आर्टरीज निकलती हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सारी आर्टरीज हैं। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द थिंग्स कि आप, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है डेमो लेक्चर, जस्ट आई हैड टू मेक इट शॉर्ट, सो मैं आपको जस्ट बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ हाउ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन वर्क्स, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, फिर आप पूछोगे भाई कुदरत ने क्यों बना दिया सर्कल ऑफ विलिस को, मतलब क्या जरूरत थी जो है ना, ये आर्टरीज आई, इन्होंने सर्कल बनाया, फिर सर्कल में से शाखाएं निकली, और जो है ना ये सारी कहानी चल रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आर्टरी आई, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने अपनी शाखाएं दी, अपनी ब्रांचेस दी, वर्टिब्रल आर्टरी ने अपनी ब्रांचेस दी, हर कोई जो है ना अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था। व्हाई इजंट दिस हैपनिंग? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रेन इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, उसको ऑक्सीजन हर लम्हे चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन सप्लाई 4 सेकंड के लिए भी इंटरप्ट हो गई तो उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है, बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। अब अगर आपका ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत सेंसिटिव है, और फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टरी फॉर एग्जांपल इस हिस्से को सप्लाई कर रही है, ठीक है, और वो आर्टरी मैंने बंद कर दी किसी किसी भी तरह से, वो हिस्सा तो गया ना, वो बंदा तो इन्ना लेला वैना ला राजी हूँ, ठीक है, वो बंदा गया। सो अल्लाह ताला ने एक बहुत ही उम्दा तरीका बनाया हुआ है। उन्होंने क्या, अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने हमारे जो ब्रेन की सप्लाई है उसको किस तरीके से, एक बहुत मुनफरिद तरीके से बनाया कि उन्होंने यहाँ पे एक एनास्टोमोस्टिक कनेक्शन बना दिया। उसका नतीजा एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि इन केस ऑफ ऑक्लूजन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ विलिस एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल कोलैटरल चैनल, कि फॉर एग्जांपल अगर ये बंद हो गई तो ब्लड यहाँ से आते हुए ऐसे घूमते हुए चला जाएगा, अगर कोई ये बंद हो गई तो ब्लड यहाँ से आते हुए ऐसे चला जाएगा। तो अगर कोई भी हिस्सा बंद हो जाए ब्रेन का या ब्रेन की आर्टरी का, तो उसको दूसरी वाली जो एनास्टोमोस्टिक आर्टरी होती है जो कि उसके साथ मिल रही होती है सर्कुलर विलिस के थ्रू, उस जगह को सप्लाई करना शुरू कर देती है। इसी वजह से ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे बंदे के जो है ना फालिज हो रहा है या हर दूसरे बंदे को स्ट्रोक हो रहा है, कोई ना कोई एक बहुत मेजर वाला मसला आता है ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से उस बंदे को स्ट्रोक हो जाता है या ऐसा कोई सीन होता है, ठीक है। सो अगर आई होप सो जो है ना आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि हाउ द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन वर्क्स, and you would have gotten an idea how I am gonna teach you guys, ठीक है।
सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।